हाँ, सबसे छोटी डायनेस्टी तुगलक। 94 वर्ष का इतिहास है, सबसे बड़ी डायनेस्टी है वो। दिल्ली सल्तनत के काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यही वंश है जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। लिखने दो। तो तभी तो यूपीएससी क्यों नहीं सिलेक्शन होता है। करने दो, धैर्य रखो, बी पेशेंट। आप पैसे देखो, बात समझो मेरी बात। ऑनलाइन हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। 90% बच्चा यही कर रहा है। शॉर्ट शॉर्ट वे आपको यूपीएससी के रास्ते तक ले ही नहीं जाएगा। किस चीज का शॉर्ट वे? कहीं सिलेबस डिफाइन है यूपीएससी का? कहीं लिखा है कि वो तुगलक वंश के तीसरे राजा के बारे में नहीं पूछेगा? उसकी मर्जी है ना यार। हम सिर्फ उसके पेपर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। क्या तुम रोक लोगे, कॉलर पकड़ लोगे यूपीएससी की कि नहीं तुमने कैसे पूछ लिया, अनर्थ कर दिया, हाय भगवान मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा। मंगोल मंगोल आक्रमण क्यों नहीं पूछ सकता सीक्वेंस में वो? हाँ, वो ये पूछेगा कि कौन से दिल्ली सल्तनत के शासक के बड़े बेटे की मृत्यु हुई। कौन सा दिल्ली सल्तनत शासक था? मंगोल आक्रमण में डेथ हो गई, तो बलबन के लड़के की डेथ हो गई थी जिसका नाम शहजादा मोहम्मद है। उसकी डेथ के बाद बलबन दोबारा सही सही नहीं हो पाया और धीरे धीरे उसकी खुद भी डेथ हो गई है। कुछ भी पूछ सकता है, वही तो बता रहे हैं हम। ऐसे नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा वो मंगोल आक्रमण को 4 मंगोल आक्रमणकारियों के नाम दे देगा और कहेगा इसको क्रम से लगा दो, सबसे पहला किसका हुआ, सबसे आखिरी में किसका हुआ। और पूछा गया है ना, चंगेज खां का आक्रमण कितनी बार पूछा है, उसके किसके शासनकाल में हुआ? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। 1221 से पूछा गया है। सब सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी काल में। कितने हुए? 5 हुए। अब 5 मंगोल आक्रमणकारी जब भारत आएंगे तो क्या है, उसका सीक्वेंस नहीं पूछ सकते क्या वो? तो तुम्हें पता होना चाहिए यार। क्या सीधी मौला का विद्रोह पूछा है उसने? सीधी मौला का विद्रोह किसके काल में हुआ? नहीं हुआ, जलालुद्दीन खिलजी काल में हुआ है। सीधी मौला ने पूछा है। मलिक छज्जू का विद्रोह कितनी बार पूछा है? और ये तो अभी की बात है, जब 2011 से पहले यूपीएससी का एक पेपर जीएस का होता था और दूसरा ऑप्शनल का होता था। तो जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल था ना, वो सारे क्वेश्चन ये सब निकालो, पढ़ो और देखो पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। करने तो सुनते रहो यार, सुनो सबकी, करो अपने। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मिलेगा। भटकाव लाओगे। चैट जीपीटी ने कितनी बार ऐसी चीजें गलत दी हैं जिसकी मतलब तुम सोच नहीं सकते। आती कई सारी चीजें गलत लिखता है चैट जीपीटी। क्या पूरा भरोसा कर लोगे? बनाया किसने है? वहां पे डिटेलिंग किसने की है? गलती हो सकती है ना। सबसे अच्छी है आपकी जो यार है, टेक्स्ट बुक है। किताब पे भरोसा करें। इवन गूगल पे भी भरोसा मत करो ज़्यादा। गूगल में जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहा है वो कौन डाल रहा है? हमारे तुम्हारे जैसे लोग। जरा से कुछ पढ़ लिया, उल्टा सीधा पढ़ लिया, डाल दिया। अब तुमने सर्च किया, आ गया गलत। तुम्हारे दिमाग में क्या हिट किया है, वही गूगल वाली बात, कंफ्यूज हो जाओगे। उठा के देखो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के कितने शासकों की बात कर रही है कोई भी? क्या पूरे के शासकों का नाम लिखा है? खोलो चैट जीपीटी, समझ में आ जाएगा तुम्हें भी कितने शासकों की बात कर रहा है। ऐसे लिखो, चैट जीपीटी प्लीज मुझे बताओ कि गुलाम वंश के कितने शासकों ने राज किया। 5 दिखा रहा था और 11 है। 11 है, कहाँ गया चैट जीपीटी तुम्हारा? सीक्वेंस में नहीं बता रहा है। देखो 11 शासक दिखा रहे क्या?
क्यूमर्स नहीं दिखा रहा ना, है कैकुबात की बात नहीं दिखा रहा है, कितने समय का शासन दिखा रहा है? क्यूमर्स की डेथ, क्यूमर्स को मार के ही जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करेगा। तो किसको मार रहा है? हवा में किसी को मार रहा है क्या? हाँ 4 दिखा रहा है, कहाँ गए? दो गायब कर दिया उसने, जलालुद्दीन खिलजी के बीच का वाला शासक और शिहाबुद्दीन उमर खत्म कर दिया। फिर तो जितना तुम टाइम लगा रहे हो उसको क्वेश्चन पूछने में, उससे बढ़िया किताब देख लो, नोट्स पढ़ लो, मेरा चैनल देख लो, कम से कम डिटेल तो हो जाएगा तुम लोग का। इतना ही पढ़ लोगे ना, आने वाला प्री निकल जाएगा आपका। मेंस बहुत सिलेक्टिव है, सारी लड़ाई कहाँ है? प्रीलिम्स में नहीं निकलता जल्दी, क्योंकि देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टडीज। जब तुम मेंस की तैयारी करोगे ना, तो कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करोगे और उसी में डीप नॉलेज इकट्ठा कर लोगे, बहुत सेलेक्टिव है मेंस। लेकिन प्री में, प्री की सबसे बड़ी कमी है, प्री में यूपीएससी ने सिलेबस डिफाइन किया नहीं है। भारत और विश्व का भूगोल, एक लाइन में सिलेबस लिख दिया उन्होंने प्री का। क्या समझे इसको? तो समझते समझते पता चला तुमने एक पुथन्ना लिख लिया ज्योग्राफी का, अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं। यही सबसे बड़ी बात है, जिस चीज का सिलेबस डिफाइन नहीं किया, यूपीएससी ने अपने हाथ में ये पावर रखी है कि क्वेश्चन कहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको डीप नॉलेज, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल नॉलेज दोनों ही प्राप्त करनी पड़ेगी अगर प्रीलिम्स निकालना है तो। नहीं समझे? राष्ट्रपति, पॉलिटी में राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है, तो राष्ट्रपति का तुम बिल्कुल डीप एनालिसिस कर लो, उसके आर्टिकल्स याद कर लो, उसके प्रावधान याद कर लो, नहीं महाभियोग की प्रक्रिया याद कर लो, राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है ये याद कर लो। टिप ऑफ द टंग, आर्टिकल 125 किससे संबंधित है, 126 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 124 शुरू हो गया, कहां तक जाएगा? 147 तक जाएगा। 124 का क्लॉज 4 लोगों को नहीं पता है, नहीं समझे? जो हटाने का आधार है, राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है? साबित कदाचार, जाके पूछो। तो ये याद होना चाहिए। 125, 126, 127। एडहॉक जजेस की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किन शर्तों पर होगी? सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? कौन सा आर्टिकल है सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए? एक 125, 126, 127, 128। 127 में तदर्थ न्यायाधीश है, 126 में कार्यकारी न्यायाधीश, 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सेवा शर्तें। वो पूछता है आपराधिक अपीली जो क्या है 131, जहां तक हम सही हैं। 130 में तो अभिलेखी 130 में अधिष्ठान है सुप्रीम कोर्ट का ना, कि कहां पर स्थित होगा। 129 में अभिलेखी न्यायालय है। 131 में अंतिम अपीली न्यायालय है। अब अपील किसके तहत? तो दीवानी मामलों के लिए अलग और फौजदारी मामलों के लिए जाके देखो। अब 132 किन दीवानी मामलों पे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? तो याद करो, 2 शर्तें बताई थी, कौन कौन सी? एक ऐसे जिसमें विधि का सार्वभौम प्रश्न नहीं तो, और दूसरा प्रमाणित कर दे कि यह मामला मेरे रीच से बाहर है, कृपया इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। ये सब याद करो। फौजदारी मामलों में किन आधारों पर अपील की जा सकती है? तो ये 2 हो गई, और तीसरी चौथी क्या है? जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मामला लंबित हो और लंबित मामले को हाई कोर्ट बुलाकर उसको क्या कर दिया हो, मौत की सजा दे दी हो, तो कहां चला जाएगा मामला? सुप्रीम कोर्ट। जब दूसरा, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सजा माफ कर दिया हो और उसके खिलाफ अपील कहाँ की गई हो? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने सजा को बदलते हुए सजा भी दी और मृत्यु दंड की सजा भी दे दी, तो मामला कहाँ चला जाएगा? इसके अलावा 2 शर्तें और जोड़ी गई हैं।
तो ये सब चीज़ें जब याद करोगे तभी याद होगा, अदरवाइज आज पढ़ोगे कल भूलोगे, कल पढ़ोगे परसों भूलोगे। हमने तुम्हें पॉलिटी पढ़ाई कितना टाइम हो गया? लगभग 4 महीने हो गए। हमें क्यों याद है एज इट इज़? क्योंकि मल्टीपल रिवीजन किया है हमने। जब तुम कर लोगे उस लेवल तक पहुंच जाओगे, तुम्हें भी टिप ऑफ द टंग हो जाएगा सब चीज़ें। बात समझ गए ना? चलो, तो अभी खैर छोड़ो पॉलिटी, अभी कहाँ पर हैं हम? हिस्ट्री में। हो क्या गया था ये बताओ? मतलब हमने नासरुद्दीन खुसरो शाह को मरवा दिया, किसके हाथों? गाजी मलिक के हाथों। कब कब कब? 5 सितंबर 1320 खुसरो शाह ने को मार दिया गाजी मलिक ने, और गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना कर दी। पक्का याद कर लोगे ना सब कुछ चीज़ें? चलो, आज क्या है टॉपिक? क्या कॉल आ रही? किसकी आ रही? उठाओ उठाओ। तुगलक वंश, समझो मेरी बात। जब हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी हमारा जो ये कालखंड है 1206 से लेकर 1526 तक का है, तो 1206 से लेकर 1290 तक कौन सा वंश था? गुलाम वंश। क्या हमने पढ़ लिया बढ़िया से? 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। क्या हमने पढ़ लिया बढ़िया से? खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को मारकर गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी, जिसका टाइम पीरियड क्या है? तो आप कहेंगे 1320 से 1414। यानी संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यही वंश है। कितने वंश शासन किया इसने? 94 वर्ष। बात समझे? और इस 94 वर्ष के शासन को कितने राजाओं द्वारा शासित किया गया? 8। तो आप कहेंगे 8 शासक। कभी कभी यूपीएससी ने और यूपीपीसीएस ने इनके समय सीमा को लेकर आधार बनाया और पूछा इनको क्रम से लगा दो, सबसे कम समय से सबसे ज्यादा। तो सबसे कम समय का वंश कौन सा है? सबसे कम समय का वंश कौन सा है दिल्ली सल्तनत का? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद थोड़े से ज्यादा समय का वंश कौन सा है? सैयद वंश। सैयद वंश से थोड़ा सा और ज्यादा समय का वंश कौन सा है? तो आप कहेंगे चलो सबसे ज्यादा है भाई ये। हे भगवान, गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290। कितना वर्ष हो गया? सीसेट पास करना है भाई साहब। खिलजी वंश 1290 से 1320, कितने वर्ष? 30 वर्ष। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414, कितने वर्ष? 94 वर्ष। सैयद वंश 1414 से 1451, कितने वर्ष? 37 वर्ष। और आखिरी में लोधी वंश 1451 से 1526, ये कितने वर्ष? 76 वर्ष। तो सबसे कम किसका समय है? खिलजी वंश से थोड़ा सा ज्यादा समय, इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा। तो अगर तुम्हें समय भी याद होगा तब भी तुम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लोगे, नहीं तो जहां भी सावधानी हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। आगे बात समझे? तो तुगलक वंश कितने वंश का, कितने साल का? 94 ईयर्स। कितने शासक? 8 शासक। कौन कौन से? तो तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। पहला कौन है? गयासुद्दीन तुगलक।
टाइम पीरियड भी लिखते रहो, 1320 से 1325। दूसरा शासक कौन है? तो इसी का बेटा मोहम्मद बिन, इसने 1325 में गद्दी प्राप्त की और 1351 तक सुल्तान बना रहेगा। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, ये 1351 में गद्दी पर बैठेगा और 1388 तक शासन करेगा। चौथा शासक है इसी नाम से, गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड। ये 1 साल का शासन करेगा, 1388 से 1389। पांचवा शासक अबू बकर, सही लिख रहे हैं, 1389 से 1390। छठा शासक मोहम्मद शाह, 1390 से 1394। सातवां शासक सिकंदर शाह, 1394 से 1394। और आखिरी शासक नासरुद्दीन महमूद शाह, 1394 से 1414। अब ये कहीं नहीं लिखा कि यूपीएससी इन 4 शासकों को उठाकर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं पूछ सकता। वो पूछ सकता है, इतिहास है तो वो पूछ सकता है यार। हालांकि इतना अनर्थ करता नहीं है यूपीएससी, आपके साथ इतना द्वेष करेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ लेगा तो आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सबको याद है, ये याद है, ये याद है, 3 सबको याद रहते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहते हैं याद कि पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद तुगलक और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक काम भी इन्होंने किए हैं, लेकिन ये वाले जो शासक हैं इनको कोई याद नहीं करता, बस इसको याद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के काल में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। किसका? इस वजह से थोड़ा बहुत इसके बारे में लोग पढ़ते हैं, बाकी बीच के शासकों को छोड़। चलो नहीं पढ़ना है तुम्हें, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि 8 शासकों ने तुगलक वंश को स्थापित किया, तुगलक वंश को शासन किया, है ना? पक्का? तो एक एक करके हम ले आएंगे। तो पहला शुरू करते हैं, क्या? गयासुद्दीन तुगलक। समझ गए ना? ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग, जितने भी शासक हैं, चाहे 5 वंश के शासक पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, इन 5 शासकों के नाम याद रखिएगा। छोड़ो, रहने दो, ऐसे बोलो, देखिए याद हुआ कि नहीं। पहला गयासुद्दीन तुगलक, ठीक, गुड। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड, अबू बकर, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, गुड। सिकंदर शाह, गुड। नासरुद्दीन महमूद शाह। इनका टाइम पीरियड भी याद करो। तो पहला शासक 1320 से 1325, दूसरा 1325 से 1351, तीसरा 1351 से 1388, चौथा 1388 से 1389, पांचवा 1389 से 1390, छठा 1390 से 1394, सातवां 1394 से 1394, आठवां 1394 से 1400। तो जब ठान लोगे तो याद हो जाएगा, हवाबाजी करोगे तो नहीं याद होगा कभी। अब ऐसे में पूछ लो किसी से, अरे यूपीएससी का लेवल नहीं है, नहीं पूछता ये सब। अबे पूछता नहीं ये नहीं है, तुम्हें याद नहीं है ये जरूरी है। तुमने अपनी कमी को थोप दिया किसके ऊपर? यूपीएससी। नहीं पूछता, यूपीएससी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? यूपीएससी का मतलब कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों, डिटेल दोनों तुम्हारे पास नहीं है, तैयारी नहीं है। जहां पे कॉन्सेप्ट चाहिए वहां पे आप कॉन्सेप्ट ठूस दीजिए, जहां फैक्ट चाहिए वहां फैक्ट का रोल प्ले करिए।
समझ रहे हो? दुनिया की, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, हल्के में नहीं होने वाली है। तो कहे कोई भी, आप सिर्फ अपना काम करते रहे, हाँ पे हाँ मिलाते रहो, मिलाते रहो, हाँ भैया सही करो, आप भैया सही करें, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, और सन्नाटा खींचते हुए अपना काम करते रहो। रात में बैठो 10 बजे और सुबह उठो 6 बजे, जब कोई ना जाने तब तुम पढ़ लो, रात के राजा बन जाओ तुम। दिखा के किसको दिखाना है? तुम एट द एंड ऑफ द डे सोते समय अगर तुम सेटिस्फाई हो तो तुम्हारी पढ़ाई हुई है, नहीं हो तो नहीं हुई है। कि भैया क्या कहेंगे उनको दिखा दें, मौसा आए थे तो मौसा को पढ़ते हुए दिखा दें, बकवास चीज़ है। सन्नाटे से पढ़ाई करते रहिए, डे बाय डे पढ़ाई करते रहिए, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करते रहिए। तुम एक समय के बाद देखोगे कि तुम जहाँ थे वहाँ से कई गुना, कई दूर आगे निकल चुके हो। पहला कदम उठाना कठिन है तैयारी का, और कदम उठ जाएगा तो रास्ता धीरे धीरे तय होता चला जाता है। आएंगे कंकड़, आएंगे पत्थर, आएंगे कांटे आएंगे, लेकिन अगर चलने की कुव्वत है तो चलते रहोगे। नहीं चल पाए, रुक गए तो हार जाओगे। चलना है बस, समझ लो, है ना? चलो, गयासुद्दीन तुगलक। टाइम पीरियड 1320 से 1325। इसी को गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। ये गाजी मलिक भारत में आया था जलालुद्दीन खिलजी के काल में। कब आया? जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश का संस्थापक, इसके काल में आया। ये कहाँ के थे? यानी कहीं से आया तो भारत का तो नहीं होगा ना, कहाँ से आ रहे हैं? तो ये तुर्कमेनिस्तान से आ रहा है। कहाँ से? तुर्कमेनिस्तान के करोना वंश के लोग थे ये। किसके? और भारत में रोजगार के लिए आए थे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इनको अपने दरबार में रोजगार दे दिया। पहला आदमी कौन आया? गाजी मलिक। और गाजी मलिक जब जलालुद्दीन खिलजी के काल में आया तो अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते इसने जलालुद्दीन खिलजी के बॉडीगार्ड के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया। तो गाजी मलिक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी का बॉडीगार्ड। कालांतर में यही गयासुद्दीन तुगलक बनकर तुगलक वंश को स्थापित कर देगा। अब सोचो, जलालुद्दीन खिलजी कमजोर शासक था, बूढ़ा शासक था। इसके समय में गाजी मलिक ने शक्तियों को अपनी बढ़ा लिया और बढ़ाता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसा शक्तिशाली शासक आ गया। उस काल यानी 1296 से लेकर 1316 तक के समय में गाजी मलिक को कोई भी टाइम नहीं मिला कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ा सके, क्योंकि राजा कौन है, सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के सामने तुम अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे? कटवा के फेंकवा देता। तो क्या किया? सन्नाटा खींच के बैठा रहा और अपने सही समय का इंतजार। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई, इसके बाद शासक कौन बन के आ रहा है? तो तुम देखो, सिहाबुद्दीन उमर, फिर उस्मान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और उसके बाद अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो शाह। ये तीनों शासक कैसे हैं? अलाउद्दीन खिलजी की तुलना में बहुत कमजोर। जब शासक कमजोर, सुल्तान कमजोर, तो गाजी मलिक को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिल गया और नासरुद्दीन खुसरो को मारकर इसने 5 सितंबर 1320 को एक नए वंश की स्थापना कर दी। आ गई बात समझे? तो कहाँ के हैं ये? किस वंश के हैं? भारत किसके काल में आए? जलालुद्दीन खिलजी ने इसको क्या बना दिया? और 1320 में इसने नासरुद्दीन खुसरो को, किसको मार के? नासरुद्दीन खुसरो को मारकर इंद्रप्रस्थ के युद्ध में, कहाँ मारा था? इंद्रप्रस्थ का युद्ध, जो कब हो रहा है? कल के दिन 5 सितंबर 1320। दोनों आमने सामने आएंगे, खुसरो को मार देगा गाजी मलिक और एक नए वंश की स्थापना कर देगा। आगे बात समझे? तो सोचो, ये आया कब है? जलालुद्दीन खिलजी काल में। क्या जब ये शासक बना होगा तो जवान होगा, बूढ़ा होगा? बूढ़ा है, इसीलिए कितने साल तक शासन कर रहा है? 5। आगे बात समझे?
तो इसका मूल नाम क्या है? गाजी मलिक। जब इसने सिक्के जारी किए, जब इसने सिक्के जारी किए तो सिक्कों में इसने नाम लिखाया गयासुद्दीन। और आज हम क्या पढ़ते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। आगे बात समझे। जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसके काल में लगातार विद्रोह होने लगे। तो उन विद्रोह को दबाने के लिए इसने अभियान किए। किसके अभियान? गयासुद्दीन तुगलक के अभियान। ये कितने अभियान कर रहा है? कितने? 1, 2 और 3। क्योंकि समय कम है, 5 साल का समय है, 5 साल में 3 अभियान करेगा और 3 क्षेत्रों को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लेगा। समझ रहे हो ना? जैसे गद्दी पर बैठा 1321 का समय आ गया और 1321 में इसने पहला अभियान किया। कहां पर? वारंगल। समझते हैं ना? अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किए थे। कहाँ किए थे? उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान। उत्तर भारत के अभियानों का सीक्वेंस याद है? दक्षिण भारत के अभियानों का सीक्वेंस याद है? सुनाओ। गुजरात। तुम पढ़ा दोगे अलाउद्दीन खिलजी, सही कह रहे हो, तुम पढ़ा दोगे। हाँ बताओ, तुम बताओ पहला कौन सा है? ठीक, पहला गुजरात, दूसरा रणथंभौर, तीसरा चित्तौड़, चौथा मालवा, पांचवा जालौर। गुजरात में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया तो वहां का शासक कौन था? गुड, याद है तुम लोग को। ठीक है, तो उसी तरह से जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक भी अभियान करेगा। पहला अभियान वारंगल। जब इसने वारंगल का अभियान किया तो यहां का राजा प्रताप रुद्र देव था। इसका नाम पहले भी आया ना? कब आया? अलाउद्दीन खिलजी ने जब मलिक काफूर को वारंगल के अभियान में भेजा तब भी शासक यही है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी जीता, जीतने के बाद इसने अनुग्रह किया, इसको छोड़ दिया और हर साल टैक्स लेने लगा। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक है, याद रखना, पूछना किसी से, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन सा शासक? पहला शासक जिसने दक्षिण भारत के किसी राज्य को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। गयासुद्दीन तुगलक से पहले दक्षिण भारत के किसी भी राज्य को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य क्षेत्र में मिलाया नहीं गया था। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी पूछेगा तो हाव भाव पर खच्चे उड़ते दिखाई देंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन लगाएं, गयासुद्दीन तुगलक लगाएं कि मोहम्मद बिन तुगलक लगाएं। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि कॉन्सेप्ट नहीं है तो नहीं याद कर पाओगे? फैक्ट है ना, रटना पड़ेगा आपको। गयासुद्दीन तुगलक है तो है, वारंगल का अभियान किया है तो किया है, वारंगल को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाया है तो मिलाया। अब इसमें हम कैसे करा दे कि कॉन्सेप्ट है ये? समझे मेरी बात? जहां कॉन्सेप्ट आता है हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, जहां फैक्ट आता है वहां फैक्ट आपको बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। जीत लिया। और पहला बार प्रताप रुद्र देव ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली और वारंगल किसके अधीन हो गया? सल्तनत के। यहां से काकतीय वंश खत्म हो गया और वारंगल किसके हिस्से में चला गया? तुम्हें पता है ना प्रताप रुद्र देव कहां से हैं? काकतीय वंश है ना? ठीक। और इस प्रकार से इसका पहला अभियान सफल हो गया। याद रखना, अभियान में बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक नहीं जाएगा, बूढ़ा है, कौन भेजेगा? किसको भेजेगा? अपने पुत्र को। पुत्र का नाम क्या है? जौना खां। और यही जौना खां बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। तो वारंगल का अभियान किसने किया? अभियान किया तो गयासुद्दीन तुगलक ने है। जीता किसने? तो सेनापति जौना खां और शासक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। याद रखोगे इतनी चीजें। दूसरा अभियान आ जाओ।
दूसरा अभियान है जाज नगर का अभियान। ये कब कर रहा है? ये कर रहा है भाई 1324। तो पहली बात तो ये बताओ जाज नगर है कहाँ? शिमला? सुना पहली बार है तुमने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाज नगर उड़ीसा को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? जाज नगर का अभियान किया। जब जाज नगर पर गयासुद्दीन तुगलक ने अभियान किया तो वहां का शासक भानुदेव सेकंड था। जा कौन रहा है? तो वैसे ही गयासुद्दीन तुगलक किसको भेज रहा है? अपने पुत्र जौना। हाँ यार, नहीं नहीं नहीं, हाँ अगर जौना खाएगा तो मोहम्मद तुगलक नहीं आएगा। दोनों एक ही है ना। तुम कितने नामों से जाने जाते हो? अच्छा तो भैया तुम अबे तुम्हारी मम्मी किसी और नाम से बुलाती तुमको। हाँ बस बस समझ लो। तो अगस्त्य तब जब वो शासक बनेगा, और घर में रहेगा तो जौना खा। समझ गए ना? पक्का? भानुदेव सेकंड राजा था, हार गया, जौना खा जीत गया और उड़ीसा को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। यानी इसके दोनों अभियान क्या हो गए? सफल हो गए। लास्ट अभियान कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक का तिरहुती का अभियान। तुम भी सोचते हो कि मास्टर कहाँ कहाँ से ले आता है ना। तिरहुती क्या है? अच्छा ये बताओ, सर्च कर लो, नहीं मिलेगा। हाँ गुड, तिरहुती राजधानी है। सही है, बंगाल की राजधानी तिरहुती। हाँ ठीक है। तीसरा अभियान कौन सा है? बंगाल का। अब ये बताओ, बंगाल नहीं आएगा, वो तिरहुती का अभियान पूछता है। तो जब दिल्ली सल्तनत चल रही है तब बंगाल की राजधानी क्या है? तिरहुती। तो तिरहुती का अभियान करने कौन जा रहा है? खुद गयासुद्दीन तुगलक। और टाइम है 1300। अभी मर जाएगा ये, है ना? कैसे मरेगा? गयासुद्दीन तुगलक की डेथ कैसे होगी? बताया है तुम लोग को, हुनूस दिल्ली दूरस्थ, महल गिर जाएगा। हाँ ठीक। तो अब 1325 में निकला भाई, कहां से? दिल्ली से निकले और कहां पहुंचे? बंगाल। बंगाल की राजधानी क्या है? तिरहुती। जीत के वापस आ रहे थे, है ना? नहीं आ रहे थे। यानी बंगाल जीत लिया, तिरहुती जीत लिया, वापस आए। वापस आते आते एक जगह पड़ती अफगानपुर। अफगानपुर दिल्ली से 6-7-8 किलोमीटर दूर पहले ही है। तो बंगाल जब आ रहा है तो यहां पर ये रुकेगा। कहां पर? तो जब गयासुद्दीन तुगलक तिरहुत का अभियान जीत कर वापस आ रहा था तो अफगानपुर नामक स्थान पर, जो दिल्ली से कितनी दूर है? 6 से 8 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर महल बनाकर उसने विश्राम करने की सोची। ये महल बनाया किसने? जौना खां। जौना खां के स्थापत्यकार मित्र अहमद नियाज ने। ऐसा कहा जाता है कि ये षड्यंत्र का शिकार हो गए थे। यानी लकड़ी जो थी महल की वो कैसी थी? कमज़ोर थी। और षड्यंत्र था जौना खां और अहमद नियाज का मिला जुला षड्यंत्र। किस लिए? तुगलक वंश की नई गद्दी। ठीक है। तो अफगानपुर की घटना हो कब रही है? जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल का अभियान जीतकर वापस आ रहा है और जौना खां और उसके मित्र अहमद नियाज के षड्यंत्र से गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाएगी। ठीक है। और नया शासक कौन बन जाएगा? ठीक है। इसी में ये जो दिल्ली अभी दूर है वाली बात याद रखना। किसके बीच संवाद? तो तुम कहोगे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक, हाँ है ना? इनके बीच वाद विवाद हुआ और निजामुद्दीन औलिया ने श्राप देते हुए गयासुद्दीन तुगलक को मार दिया। कहानी है, ऐसा हो नहीं सकता। षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। किसका षड्यंत्र है? उसके पुत्र जौना खां और अहमद नियाज का। समझ गए? पक्का? और तुगलकाबाद, एक चीज और, गयासुद्दीन तुगलक कौन है? किसका? तुगलक वंश का पहला
ये एक तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी कर रहा है तथा तुगलकाबाद दुर्ग भी बनवा रहा है। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा, स्थापत्य में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दुर्ग की दीवारें ढलवा दीवारें हैं। ढलवा मतलब झुकी हुई। आगे की ओर झुकी हुई, ये स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। मतलब दीवार ऐसी होनी चाहिए, कैसे, और झुकी होने के बावजूद भी गिर नहीं रहा है। समझे क्यों नहीं गिरता है? फिजिक्स। चिनाई, पीसा की मीनार के बारे में सुना है? पीसा की मीनार झुकी है, वो ऐसे झुकी है, फिर भी नहीं गिर रही, क्यों? अंबुजा सीमेंट है ना? हाँ, अरे अबे फिजिक्स की बात करो। 12th स्कूल के पीछे 12th फिजिक्स, बताओ भैया। हाँ, क्या दिक्कत है कि अभी भी दीवार गिर नहीं रही है? पीसा की मीनार इतना टिल्ट है, उसके बावजूद भी खड़ी है, गिर नहीं रही, क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नामक कॉन्सेप्ट सुना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ये? अबे यार, बाल्टी उठाते हो तो दूसरा तरफ हाथ क्यों झुक जाता है, खड़ा हो जाता है? बैलेंस। क्या है वो, किस चीज का बैलेंस? तुम्हारे शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कौन सा है? तुम्हारी नाभि, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, नाभि के पास। वैसे ही यदि किसी दीवार या बिल्डिंग का झुका है, मतलब झुकाव है, फिर भी नहीं गिर रही, इसके पीछे का सिर्फ एक लॉजिक। अब अंबुजा सीमेंट से बनी है इसलिए नहीं, सब बेकार चीजें। इतना झुकेगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। कब? जब इसका बेस पॉइंट अगर इसके आधार से होते गुजर रहा है तो ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी। जैसे ही ये बेस पॉइंट खिसक के इधर आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। नहीं समझे? यानी इसका जो आधार बिंदु है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो परपेंडिकुलर गिर रहा है, वो अभी भी इसके बेस से अंदर से गिर रहा है और ये धीरे धीरे खिसक रही है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बेस पॉइंट इस आधार से बाहर गिरने लगेगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो जो पीसा की मीनार जैसे झुकी है, वैसे ही तुगलकाबाद का दुर्ग की दीवारें भी झुकी हुई है, और झुकी होने के बावजूद भी गिर नहीं रही है। बात समझे? तुम्हें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? खाओ कसम, पक्का। नेक्स्ट शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। ये कल चर्चा होगी, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है एक अभागा सुल्तान है ये। कैसा है, क्यों है? पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन, सबसे बुद्धिमान शासक कौन, सबसे योग्य शासक कौन? मतलब ये हर एक तरह का आदमी है, यहां से बहुत मजबूत, लेकिन इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। अगर इसकी किस्मत इसके साथ होती तो इतिहास इसे शायद अकबर से भी ज्यादा महान बना लेता। समझे? इस 26 साल के इतिहास में इसने वो करने की सोची जो 100 साल के इतिहास में किसी ने नहीं सोचा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं अगर इसका जन्म इस समय ना हुआ होता, 100 साल बाद होता, तो श्योर था मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी काम किए थे वो सब क्या हो जाते, सफल हो जाते। तो बेचारा योग्य है, बुद्धिमान है, उसके बावजूद भी इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। इस वजह से इसके सारे एक्सपेरिमेंट
जो उसने प्रशासन में किए सब क्या हो गए, असफल हो गए। तो राजा अच्छा या बुरा है, परिस्थितियां बनाती हैं। परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में तो राजा बहुत महान, परिस्थितियां तुम्हारे विपक्ष में तो राजा चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वो बस महत्वपूर्ण है ऊंट किस करवट बैठेगा। सही बैठ गया तो राजा महान, नहीं बैठा तो, समझ रहे हो ना। कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बहुत मजेदार है ये टॉपिक। एमबीटी पढ़ लिया, मोहम्मद तुगलक समझ लिया तो आधी दिल्ली सल्तनत आपको समझ में आ जाएगी। समझ गए ना। लंबा टॉपिक है, 1-1.5 घंटे की क्लास लगेगी, हो जाएगा। 5 ये वो करेगा, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट, और 5 असफल हो जाएंगे। जैसे ये पहला करेगा दोआब में कर वृद्धि, दोआब में जैसे ही कर बढ़ाएगा दोआब में अकाल बढ़ जाएगा, मामला असफल हो गया। दूसरा ये करेगा राजधानी परिवर्तन, क्यों करेगा, उसके पीछे के क्या कारण थे, और ये भी इसका एक्सपेरिमेंट भी असफल हो जाएगा। तीसरा करेगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसमें भी फेल हो जाएगा। चौथा करेगा खुरासान अभियान, और अभियान होने से पहले ही असफल हो जाएगा। पांचवा करेगा कराचील अभियान, ये भी क्या हो जाएगा। तो 5 एक्सपेरिमेंट किए, 5 क्या हो गए, फेल हो गए। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, एक ऐसा राजा जो बुद्धिमान है लेकिन मूर्ख है। ठीक है, कल करते हैं, ठीक है, चलो मिलते हैं। बाकी कोई दिक्कत विक्कत हो